नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब मतलब एक ही कहानी सुनकर बड़े हुए हैं कि अगर आप जी तोड़ मेहनत करेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा पसीना बहाएगा जीत उसी की होगी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? मैल्कम ग्लैडवेल की मशहूर किताब आउटलायर्स इसी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज हम इसी किताब के जरिए सफलता के उन छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। वो अदृश्य ताकतें जैसे सही मौका, हमारी पैदाइश की तारीख, हमारा परिवार और हमारी संस्कृति। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि सेल्फ मेड इंसान की कहानी सच है या सिर्फ एक खूबसूरत मिथक। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ किसी की मेहनत को कम नहीं आंक रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि सफलता सिर्फ एक इंसान की काबिलियत का नतीजा नहीं होती है। ये उस पूरे माहौल, उस पूरे आर्किटेक्चर को समझने जैसा है जिसमें वो इंसान कामयाब हुआ है। अगर किसी इंसान की प्रतिभा उसका हार्डवेयर है, तो हम आज उस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो उस हार्डवेयर को असाधारण बनाता है। वो मौके, वो कल्चर, वो विरासत जो हमें नजर नहीं आती। हम सिर्फ हीरो की कहानी नहीं, बल्कि हीरो को बनाने वाले पूरे इकोसिस्टम की परतों को खोलेंगे। चलिए, तो फिर इस इकोसिस्टम को समझने की शुरुआत करते हैं। किताब का नाम ही आउटलायर्स है, तो ये आउटलायर कौन है? ये वो लोग हैं जो औसत से इतना आगे निकल जाते हैं कि वो भीड़ से बिल्कुल अलग दिखते हैं। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, या फिर द बीटल्स जैसा कोई म्यूजिक बैंड। हम अक्सर उनकी कामयाबी देखकर कह देते हैं कि अरे ये तो पैदाइशी जीनियस थे, इनमें कुछ खास था। लेकिन ग्लैडवेल यहीं हमें रोकते हैं और पूछते हैं क्या ये सिर्फ कुदरती टैलेंट का खेल है? हाँ, और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, लेकिन हम वो सफर नहीं देखते जो उन्हें वहां तक लेकर गया। ग्लैडवेल कहते हैं कि आउटलायर बनना सिर्फ दिमागी तेजी या टैलेंट का खेल नहीं है। ये सही मौकों, सही समय, बेहिसाब प्रैक्टिस और सही माहौल का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। और इसी मिश्रण का सबसे मशहूर हिस्सा है उनका 10,000 घंटे का नियम। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। 10,000 घंटे। ये नियम कहता है कि किसी भी कला या हुनर में दुनिया का बेस्ट बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे की फोकस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर 10,000 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा समय है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान अगर इतना समय दे तो वो अपने फील्ड का सचिन तेंदुलकर या जाकिर हुसैन बन सकता है। कहने को तो हाँ, लेकिन असल जिंदगी में यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है। सवाल ये नहीं है कि कौन 10,000 घंटे मेहनत करने को तैयार है। सवाल ये है कि किसे 10,000 घंटे मेहनत करने का मौका मिलता है। गार्डवेल इसके लिए द बीटल्स का उदाहरण देते हैं। जब वो दुनिया भर में मशहूर हुए, उससे कई साल पहले 1960 के दशक में वो जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के कुछ क्लबों में रोजाना 8 से 10 घंटे परफॉर्म करते थे। हफ्ते के 7 दिन। 8 से 10 घंटे रोज? रोज। जब तक दुनिया ने उन्हें पहचाना, तब तक वो लगभग 1200 बार लाइव परफॉर्म कर चुके थे, जो कि 10,000 घंटों से कहीं ज्यादा था। अच्छा, तो मतलब जब बाकी बैंड अपने गैराज में हफ्ते में कुछ घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, तब बीटल्स असल में दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ग्राउंड में थे। उन्हें वो मौका मिला जो दूसरों को नहीं मिला। बिल्कुल। और यही कहानी बिल गेट्स की है। आज हम उन्हें एक जीनियस के तौर पर जानते हैं, लेकिन 1968 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे, उनके स्कूल में एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर टर्मिनल लगाया गया था। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय बात थी। उस जमाने में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था। सोचा भी नहीं जा सकता था। ज्यादातर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास भी ऐसी मशीन नहीं थी। बिल गेट्स और उनके दोस्त घंटों, अक्सर पूरी पूरी रात उस कंप्यूटर पर कोडिंग सीखते थे। जब तक वो हार्वर्ड पहुंचे, वो अपने 10,000 घंटे की कोडिंग प्रैक्टिस लगभग पूरी कर चुके थे। तो यहाँ सबक ये है कि 10,000 घंटे का नियम सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है। ये उस लकी ब्रेक या उस छिपे हुए फायदे के बारे में है जो आपको वो मेहनत करने का मौका देता है। ठीक है, तो मौका मिलना, एक लकी ब्रेक मिलना, ये बात तो समझ आती है। लेकिन ग्लैडवेल एक ऐसी बात भी कहते हैं जिस पर पहली बार में यकीन करना मुश्किल है। क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि किसी की सफलता इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि वो साल के किस महीने में पैदा हुआ है? सुनने में तो ज्योतिष जैसा लगता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल लगता है, लेकिन इसके पीछे ज्योतिष नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा तर्क है। ग्लैडवेल ने कनाडा की टॉप हॉकी लीग का अध्ययन किया और एक बहुत ही अजीब पैटर्न देखा। ज्यादातर बेहतरीन खिलाड़ी जनवरी, फरवरी या मार्च में पैदा हुए थे। बहुत कम खिलाड़ी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में पैदा हुए थे। ऐसा क्यों?
क्या साल की शुरुआत में पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? नहीं, वजह बहुत मामूली है। कनाडा में जूनियर हॉकी लीग के लिए उम्र की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टीम में खेलने वाले बच्चों में जो बच्चा 1 जनवरी को पैदा हुआ है, वो उसी साल 31 दिसंबर को पैदा हुए बच्चे से लगभग 1 साल बड़ा होगा। ओह, और 9-10 साल की उम्र में 1 साल का फर्क बहुत बड़ा होता है। जो बच्चा जनवरी में पैदा हुआ है, वो शारीरिक रूप से ज्यादा बड़ा, मजबूत और ज्यादा मैच्योर होगा। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने अनजाने में ही साल की शुरुआत में पैदा हुए बच्चों को एक हेड स्टार्ट दे दिया। कोच को लगता है कि ये बच्चे ज्यादा टैलेंटेड है, जबकि वो सिर्फ उम्र में थोड़े बड़े हैं। फिर उन्हें बेहतर टीमों में चुना जाता है, उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस मिलती है, बेहतर कोच मिलते हैं, और ये छोटा सा फायदा साल दर साल बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह की लॉटरी हो गई। बिल्कुल। इसी को ग्लैडवेल कंपाउंडिंग एडवांटेज या चक्रवृद्धि लाभ का सिद्धांत कहते हैं। एक छोटा सा शुरुआती फायदा समय के साथ और मौकों के जुड़ने से बहुत बड़ा बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे सिस्टम के छोटे छोटे नियम, जिनका इरादा शायद अच्छा हो, कुछ लोगों को अनजाने में ही बहुत बड़ा फायदा पहुंचा देते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो ये तो हुआ सिस्टम का असर, लेकिन ग्लैडवेल इससे भी एक कदम आगे जाते हैं और बात करते हैं उन अदृश्य नियमों की जो हमारे समाज और हमारी संस्कृति में छिपे हैं। वो कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, यानी हमारे पुरखों का रहन सहन और काम करने का तरीका, आज भी हमारी सोच और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हाँ, और इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण वो एशियाई देशों में गणित में उत्कृष्टता को लेकर देते हैं। कई लोग इसे किसी नस्ली या जेनेटिक कारण से जोड़ते हैं, लेकिन ग्लैडवेल इसकी जड़ें चावल की खेती में देखते हैं। चावल की खेती में? हाँ, हजारों सालों से पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में चावल की खेती होती आई है, जो कि बहुत ही मेहनत, धैर्य और सटीकता का काम है। आपको साल भर खेत में लगे रहना पड़ता है, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ये सांस्कृतिक गुण, धैर्य, लगन और लगातार मेहनत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, और यही गुण उन्हें गणित जैसे जटिल विषय में मदद करता है, जहां आपको एक ही सवाल पर घंटों तक बिना हार माने लगे रहना पड़ता है। हादसों के विश्लेषण में मिलता है। ग्लैडवेल कोरियन एयरलाइंस के हादसों की एक सीरीज का जिक्र करते हैं। जांच में पता चला कि कई हादसों की एक बड़ी वजह थी वहां की संस्कृति, जिसमें अपने से बड़े अधिकारी या अथॉरिटी पर सवाल उठाना बहुत बुरा माना जाता है। इसे हाई पावर्ड डिस्टेंस कल्चर कहते हैं। अच्छा, इसकी वजह से कई बार को पायलट को कैप्टन की साफ साफ गलती दिखने के बावजूद वो सीधे सीधे उसे टोकने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वो घुमा फिरा कर बहुत ही विनम्रता से इशारा करने की कोशिश करता था, और वो इशारा कैप्टन तक पहुंच ही नहीं पाता था। मतलब एक जानलेवा हादसा सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि कोई अपने सीनियर को सीधे सीधे आप गलत हैं कहने में हिचकिचा रहा था। ये तो डरावना है। हाँ, और ये दिखाता है कि हमारा सांस्कृतिक बैकग्राउंड हमारे काम करने के तरीके को कितना गहरा प्रभावित करता है, खासकर जब दबाव की स्थिति हो। बाद में कोरियन एयर ने इस समस्या को समझा और अपने पायलटों को ट्रेनिंग दी कि कॉकपिट के अंदर कोई जूनियर सीनियर नहीं होता और उन्हें सीधे और साफ तौर पर बात करनी होगी। इसके बाद उनके सेफ्टी रिकॉर्ड में जबरदस्त सुधार आया। तो संस्कृति की बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहली संस्कृति और सबसे पहला सिस्टम तो हमारा परिवार होता है। और यहाँ ग्लैडवेल अमीर और गरीब परिवारों की परवरिश के तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, जो किसी की सफलता पर गहरा असर डालता है। सही कहा। वो 2 तरह की परवरिश की बात करते हैं। एक तरफ है मध्यवर्ग या अमीर परिवार, जो कॉन्सर्टेड कल्टीवेशन नाम की शैली अपनाते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा है। वो अपने बच्चों के जीवन को एक प्रोजेक्ट की तरह संवारते हैं। प्रोजेक्ट की तरह? हाँ, बच्चों का दिन म्यूजिक क्लास, स्पोर्ट्स, ट्यूशन जैसी कई एक्टिविटीज से भरा होता है। उन्हें घर पर सवाल पूछने, अपनी राय रखने और बड़ों से बराबरी पर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये तो हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ बच्चे हर सवाल का जवाब देते हैं, टीचर से बहस कर लेते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं गरीब या मजदूर वर्ग के परिवार, जो अकम्प्लिशमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ की शैली अपनाते हैं। यहाँ बच्चों को ज्यादा आज़ादी मिलती है। वो अपना खाली समय खुद तय करते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, लेकिन उन्हें बड़ों की इज्जत करना और चुपचाप उनकी बात मानना सिखाया जाता है। उन्हें सिस्टम से सवाल करना या अपने हक के लिए लड़ना नहीं सिखाया जाता। और इसका नतीजा ये होता है कि कॉन्सर्टेड कल्टीवेशन वाले बच्चे बड़े होकर इंटरव्यू में या किसी अधिकारी के सामने अपनी बात ज्यादा आत्मविश्वास से रख पाते हैं। वो जानते हैं कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है।
जबकि दूसरी शैली वाले बच्चे ज्यादा विनम्र और आज्ञाकारी तो होते हैं, पर वो मौके मांगने में या मदद मांगने में हिचकिचा जाते हैं। और यहीं पर ग्लैडवेल एक बहुत जरूरी विचार सामने लाते हैं, व्यावहारिक बुद्धि या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का। अच्छा, ये किताबी बुद्धि या आईक्यू से अलग है? हमारे समाज में तो हमेशा आईक्यू और मार्क्स को ही पूजा जाता है। तो क्या ग्लैडवेल ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत जरूरी स्किल को नजरअंदाज कर रहा है? बिल्कुल, और यही उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद पॉइंट है। व्यावहारिक बुद्धि का मतलब है ये जानना कि किसे क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है, ताकि आपको मनचाहा परिणाम मिले। ये लोगों को पढ़ने की, स्थितियों को भांपने की और माहौल को अपने हक में मोड़ने की कला है। ये किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक ज्ञान है। ग्लैडवेल एक जीनियस क्रिस्टोफर लैंगन का उदाहरण देते हैं, जिनका आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज्यादा था। आइंस्टाइन से भी ज्यादा? हाँ, लेकिन वो एक मामूली सी जिंदगी जी रहे थे क्योंकि उनमें इसी व्यावहारिक बुद्धि की जबरदस्त कमी थी। वो यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास का समय बदलवाने जैसी छोटी सी बात के लिए भी डीन से बात नहीं कर पाए और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में बैठ गई है वो ये है कि सफलता की जो एक हीरो वाली कहानी है वो असल में एक धोखा है। हीरो के पीछे हमेशा एक हिडन सिस्टम, एक मौका, एक खास जन्म की तारीख या एक खास परवरिश होती है। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, और दूसरा बड़ा सबक ये है कि कड़ी मेहनत बेशक जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं है। बिल गेट्स और बीटल्स ने 10,000 घंटे की मेहनत की, लेकिन उन्हें वो मेहनत करने का एक असाधारण मौका भी मिला। तो मेहनत और मौका, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और तीसरा सबक जो मुझे समझ आया वो ये है कि हमारी पृष्ठभूमि, चाहे वो सांस्कृतिक हो या पारिवारिक, वो हमारी कमजोरी नहीं है। अगर हम उसे समझ लें, जैसे कोरियन एयरलाइंस ने अपनी सांस्कृतिक समस्या को समझा, तो हम उसकी कमजोरियों से बचकर उसकी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं कि हमारे पास तो कोई छिपा हुआ फायदा था ही नहीं। इस किताब का संदेश निराशाजनक नहीं, बल्कि ताकत देने वाला है। ये हमें सफलता तक पहुंचने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका सिखाता है। ये हमें बताता है कि अगर कोई आज सफल नहीं है, तो इसका कारण शायद टैलेंट की कमी नहीं, बल्कि मौकों की कमी या सही मार्गदर्शन की कमी हो सकती है। जब हम इन छिपे हुए नियमों को समझ जाते हैं, तो हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर मौके बना सकते हैं। सही कहा। और अच्छी खबर यह है कि 10,000 घंटे की यात्रा आज भी शुरू की जा सकती है। बस हमें सही मौका ढूंढना या बनाना होगा। तो मुख्य विचार यही है कि सफलता की अपनी कहानी लिखने के लिए हमें इन अदृश्य ताकतों को समझना होगा और फिर लगातार मेहनत करनी होगी। ये यात्रा किसी भी दिन शुरू हो सकती है। अगर आपको ये बातचीत दिलचस्प लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। सोचते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर सफलता सिर्फ एक इंसान की व्यक्तिगत मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और मौकों की भी देन है, तो क्या हमें सिर्फ कामयाब लोगों की प्रशंसा करने के बजाय उन व्यवस्थाओं और प्रणालियों को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कामयाबी के मौके पैदा करती